Hello friends, today we will discuss the important topic of market is परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बेसिकली होता क्या है कि हर कंट्री में अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं। आज मैं आपके सामने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लेके आई हूँ जो बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन है जो इन जनरल बहुत रेयर पाया जाता है पर कुछ केसेस में हो सकता है, तो हमें इसको भी समझना बहुत जरूरी है और माइक्रो के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलेज और स्कूल लेवल बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं अभी एग्जाम की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट वी विल गो इट्स इंट्रोडक्शन। प्योर कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइंड अ लार्ज नंबर of small firms competitive against each other. A single firm doesn't have a significant marketing power, and as a result the industry produce an optimum level of output because firms don't have the ability to influence the market price. क्योंकि होता क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल फर्म होती है वो सिर्फ प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस मेकर नहीं होती। प्राइस जो होता है वो इंडस्ट्री से डिसाइड हो जाता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, क्योंकि एक तरफ तो कंज्यूमर्स होते हैं, एक तरफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो मार्केट में जाते हैं और आपस में इंट्रैक्शन करके प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। इंडस्ट्री एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट का रूप ले लेता है और वहां पे डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है और उसी प्राइस को इंडिविजुअल फर्म को दे दिया जाता है और वो उसी प्राइस को फॉलो करके अपना प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो प्राइस को नहीं चेंज कर सकती, वो सिर्फ प्राइस टेकर होती है। Supply and demand determine the amount of goods and services produced along with the market price set by the companies in the market. प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। जितनी भी मान लो 100 फर्म है वो एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगी, उनके ब्रांड में फर्क नहीं होगा। अगर किसी ने रेनॉल्ड्स का पेन बनाया है तो उसी शेप वगैरह सेम में एक सा ही होगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। products and there are no significant barriers to entering and exiting the market है। अब इसमें किसी तरह का बेरीज नहीं होता है, फर्म इजीली आ भी सकती है, फर्म बाहर भी जा सकती है, बट उसको अपनी खुद की सिचुएशन देखनी होती है कि वो किस कंडीशन में, लॉस में है तो वो सोचेगी कि मैं चली जाऊं, तो वो रहेगी नहीं। द प्योर कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर इज रेयर इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि एक आइडियल सिचुएशन है जो कि कम पाया जाता है, बट हमें स्टडी करना भी जरूरी है कि होता क्या है, क्योंकि आपको तभी कंपैरेबल कर पाते हो और उसे। देयर इज थ्योरेटिकल मॉडल दैट इज हेल्पफुल व्हेन लुकिंग एट द इंडस्ट्रीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन अदर वर्ड इट इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट ऑफ अदर मार्केट स्ट्रक्चर। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योर कंपटीशन मार्केट इज स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट। इंडिया में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, क्राफ्ट मार्केट, इनमें बहुत सारे हैं जो एक जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टॉक में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वो एक जैसे बनाते हैं, लगभग होमोजीनियस होते हैं, तो उनमें जो है वो परफेक्ट कंपटीशन वाला सिचुएशन आ ही जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है। सबसे पहली बात हमने बताया होमोजीनियस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो बेचा जाता है इसमें वो बिल्कुल जैसा होता है, उसकी पैकिंग वगैरह हर चीज बिल्कुल एक जैसी होगी, वो ही फर्म उसमें एग्जिस्ट कर पाती है। इसके अलावा फ्री एंट्री और एग्जिट वाला होता है। अगर बाहर कोई फर्म इस इंडस्ट्री में देख रही है कि हाँ जितनी भी फर्म है वो प्रॉफिट ले रही है, तो वो उसके अंदर आने की कोशिश करेगी, आ सकती है, कुछ कंडीशंस होती हैं पर वो आ सकती है। इसके अलावा बाहर भी जा सकती है फर्म, जो लॉस में है वो बाहर जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लॉन्ग रन में जनरली पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि शॉर्ट रन में इतना इजीली फर्म छोड़ के जाती नहीं और आती नहीं है, क्योंकि उसको अपने पूरा कॉस्टिंग पूरा नहीं कर पाती है। इसके अलावा परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी है। जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज होता है, जो इंडिविजुअल फर्म है कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। इसके अलावा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि अगर मान लो दिल्ली से जयपुर कोई सामान आया, उसका हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा दिया तो प्राइस में चेंज हो जाएगा। तो इंडिविजुअल फर्म को अगर उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है तो वो खुद ही बेयर करेगी, उससे प्राइस को वो नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि प्राइस वो मेकर नहीं है, वो सिर्फ प्राइस टेकर है। नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस है।
इसके अंदर इंडस्ट्री फर्म के आने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, ना बाहर जाने पर लगा सकती है, फ्रीली फर्म आ सकती है, जा सकती है, बस वो अपना लॉस और अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखे। इजीली लार्ज और बायर्स एंड सेलर्स है, बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो दोनों की तरफ से ही बहुत कंपटीशन है, इसलिए इसमें जो होता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। अब मैं सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम बताना चाहूंगी कि परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि हमने बताया कि एक तरफ इंडस्ट्री होती है जहां डिमांड और सप्लाई से क्या होता है, प्राइस डिसाइड होता है, तो एक तरफ तो इंडस्ट्री हो गई, एक तरफ फर्म हो गई, तो हम दोनों का केस देखेंगे कि दोनों में कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि पहले तो इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड करेगी और वो क्या करेगी, इंडिविजुअल फर्म को दे देगी, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म यहाँ क्या है, प्राइस टेकर है। तो वही चीज हम देखते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो यहाँ पर जो डिमांड है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कैसा आता है, डिमांड डाउनवर्ड आता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो हमेशा क्या चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि मैं प्राइस कम से कम दूं और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लूं, ठीक है। तो इसमें एक तरह से नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाता है प्राइस और कमोडिटी का, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। और सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि सप्लायर हमेशा क्या चाहता है कि मुझे ज्यादा प्राइस मिले तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करूं, तो इसलिए इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर एक तरह से सपोज हमने इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया, अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस इंडिविजुअल फर्म को दे दिया जाता है और इंडिविजुअल फर्म क्या करती है, इसी प्राइस को अपने लिए एक तरह से आइडियल मानते हुए, क्योंकि ये प्राइस टेकर वाला सिचुएशन हो जाता है इंडिविजुअल फर्म के लिए, वो इस प्राइस पे चाहे जितना उत्पादन कर सकती है लेकिन वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। तो फर्म का इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR हो जाता है, यानी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आ जाती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। सपोज हम सोचें कि यहाँ भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड आ रहा है MC, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आपका अपवर्ड उसमें आ रहा है, तो ये बेसिक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। तो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम बात करेंगे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं बेसिकली, यानी जहां पर आपका AR बराबर हो जाता है आपके AC के, यानी जितनी एवरेज रेवेन्यू आ रही है उतनी ही एवरेज कॉस्ट आ रही है। जैसे इस पॉइंट पर आप देखो, यहाँ पे ये तो डिमांड और सप्लाई से प्राइस जो है वो इंडस्ट्री से मिल गई है इंडिविजुअल फर्म को, अब यहाँ पे AR और AC दोनों बराबर है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन हो गया, और यहाँ पर फर्म को किसी भी तरह का ना तो फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, क्योंकि क्या होता है इन शॉर्ट रन फर्म को तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो AR इज इक्वल टू AC वाला सिचुएशन होगा, या AR ग्रेटर देन AC वाला सिचुएशन होगा, जिसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैं आपको बता रही हूँ। AR इज इक्वल टू AC हमने इससे पहले वाले सिचुएशन में देखा था, और एक होगा AR इज लेस देन AC, यानी जहां पर रेवेन्यू कम होगा और एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा, कॉस्टिंग ज्यादा होगी। अगर हम सबसे पहले सेकंड सिचुएशन की बात करें तो इसमें देखिए इंडस्ट्री से डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड हो गया, इंडिविजुअल फर्म को दे दिया है, इंडिविजुअल फर्म अब इस पे चाहे जितना प्रोडक्शन कर सकती है लेकिन वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो हमें उसके कॉस्टिंग से पता चलेगा। सपोज उसका AC जो है अगर AR से नीचे है तो हम कह सकते हैं कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो इस बॉक्स के इक्विवेलेंट होगा। ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया उसका। अगर हम पर यूनिट प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो दिस इज पर यूनिट प्रॉफिट, क्योंकि ये आपका एक इकाई का, अगर उसने एक इकाई बेचा तो उसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, AT के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या जहां पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो मैं थर्ड सिचुएशन आपको बताना चाह रही हूँ, इसमें हम सिर्फ फर्म की सिचुएशन को देखेंगे। इंडस्ट्री तो सपोज हमने जैसे वहां बनाया था, लाइक उसी तरह से इंडस्ट्री का आ गया सिचुएशन, ये डिमांड है और यहाँ पे आपका सप्लाई है, ये डिमांड एंड
सप्लाई से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखिए फर्म को लॉस वाली सिचुएशन भी हो सकती है। यहां पर आप देखिए एसी जो है वो ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस जो आ रहा है इंडिविजुअल फर्म के लिए, सपोज पहले ये था, लेकिन अगर फर्म का प्राइस कम हो जाता है, इंडस्ट्रीज का अगर डिमांड कर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उस केस में जो नया प्राइस आ रहा है वो ये आ रहा है। तो आप देखिए जो पी डैश जो प्राइस है इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट तो ऊपर है ही है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका भी मिनिमम पॉइंट आ गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेसिकली हमने देखा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को बताता है, क्योंकि एसी जो होता है बेसिकली एसी के दो पार्ट होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब चूंकि टीसी के अगर दो पार्ट है तो इसके भी दो पार्ट ही होंगे, टीसी के भी टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, तो लाइक उसी तरह से आपके एसी के भी दो पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम है, सपोज वो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आ रही है मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें देखिए इससे नीचे अगर फर्म का प्राइस कर दिया जाता है, इससे नीचे कर देंगे तो ये एक तरह से शट डाउन पॉइंट वाली सिचुएशन, क्योंकि लॉस में तो वो चल ही रही है, लेकिन अगर उसको प्राइस P is less than or equal to ABC, इससे भी नीचे अगर प्राइस कर दिया जाता है तो इसको शटडाउन पॉइंट बोला जाता है। देखिए इससे नीचे अगर वो जाने को कहता है उसको, तो वो उत्पादन बंद कर देगा कि मुझे तो मेरा मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिला, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का लॉस तो उसको वैसे ही वहन करना पड़ रहा है। ये जो बीच का इनका डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा है, क्योंकि एसी का मैंने बताया आपको दो पार्ट होते हैं, एबीसी होता है और एएफसी होता है। ठीक है, तो वो तो उसको वैसे ही वहन करना पड़ रहा है, तब भी वो मार्केट में रहने के लिए रह रहा था, लेकिन जब उसको एबीसी से भी कम प्राइस कर दी तो उसने उत्पादन बंद कर दिया। तो शटडाउन पॉइंट भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉस तो आप बता ही सकते हो, लेकिन शटडाउन पॉइंट भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो शटडाउन पॉइंट हो गया बेसिकली P इज लेस देन इज इक्वल टू ABC। डायरेक्ट एग्जाम में भी शटडाउन पॉइंट पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। इसमें मैंने इंडस्ट्री का आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस मिल जाती है। जैसे यहाँ पे जो प्राइस मिल गई है वो इंडस्ट्री की तरफ से ही होकर आई है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये प्राइस हमें मिल गई है। अब अगर हम बात करते हैं इस प्राइस को, हम बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री ने जो प्राइस दे दी उस पे इंडिविजुअल फर्म जो है अपने अकॉर्डिंगली डिमांड सेट कर लेती है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो आपका कैसा हो जाता है, ईडी इज परफेक्टली इलास्टिक होता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी हो जाती है, इन्फिनिटिव हो जाती है, इसीलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। तो यहाँ पर वो इस प्राइस पे चाहे जितना प्रोडक्ट बेच सकता है, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। और जब ए आर आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो अकॉर्डिंग टू ए आर एम आर रिलेशनशिप, ए आर अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो एम आर भी पैरेलल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कर्व्स है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम कॉस्ट को देखते हैं तो हम उससे इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो ई पॉइंट पर आ रहा है, जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एमआर, शॉर्ट रन एंड एवरेज रेवेन्यू, ये सब इक्वल है इन दिस पॉइंट। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक आइडियल सिचुएशन है, एक आइडियल प्रोडक्ट बनता है लॉन्ग रन में, क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन वाला हुआ या लॉन्ग रन वाला हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन
रहता है इन लॉन्ग रन। होता क्या है, मान लो शॉर्ट रन में कोई फर्म लॉस उठा रही थी तो वो छोड़कर चली जाएगी, जो बची हुई फर्म है उनमें एवरेज होकर के उन लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। और मान लो यहाँ पर ये इंडस्ट्री अगर आपका प्रॉफिट में चल रही है तो बाहर से जो फर्म्स है वो इधर अट्रैक्ट होंगी, वो इसके अंदर एंट्री होती चली जाएंगी और वो नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट वाला ही सिचुएशन इन परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेसिक हाइलाइट्स में आपको थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन का बता दूं तो ऑल गुड्स इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट आर कंसिडर्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड द डिमांड कर्व इज परफेक्ट इलास्टिक। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव होता है डिमांड कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स होती हैं वो एक जैसी प्रोडक्ट बनता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है फॉर ईच ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल फर्म दैट पार्टिसिपेट इन द मार्केट। फर्म्स आर प्राइस टेकर, ये मैंने आपको कई बार बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैसी होती है, प्राइस टेकर होती है। ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। फर्म रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है हमेशा जितनी आपकी अर्निंग होती है उसमें अगर आपकी कॉस्टिंग निकाल दी जाती है तो ही तो हम प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर अ फर्म ऑपरेटिंग इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट द रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड। अगर हम रेवेन्यू निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले देखो, टोटल रेवेन्यू आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जितनी भी प्राइस है उसको टोटल क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में अगर आप क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो टोटल रेवेन्यू का वैसे तो स्लोप भी होता है, या हम इसको डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड चेंज इन क्वांटिटी। यानी इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन TR divided by change in quantity। ठीक है, तो the average revenue is the amount of revenue of a firm received for each unit of आउटपुट है, एंड द मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ सोल्ड है। तो इसी के बेस पर AR और MR यहाँ पर निकल कर आता है। फॉर ऑल द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बोथ AR एंड MR आर द इक्वल टू द प्राइस। तो यहाँ पर जो P होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो बराबर होता है AR के और देन वो बराबर होता है MR के। ये सिचुएशन हमने हर डायग्राम में देखा था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्म सेट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट है। हमने देखा था कि फर्म को प्रॉफिट कहाँ होगा, जहां उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो MR इज द स्लोप ऑफ द रेवेन्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू द डिमांड कर्व एंड द प्राइस है, और ये ही आपके प्राइस और डिमांड के भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को भी हमने किससे शो किया है, AR से बताया है। अब बेसिकली बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो यहाँ पे देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होती है, क्योंकि जितनी भी फर्म है उनको पूरा मार्केट की नॉलेज है। देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, सो एग्जिस्टिंग फर्म कैन नॉट डिराइव एन मोनोपोली पावर, क्योंकि किसी फर्म को जब अधिकार ही नहीं है तो मोनोपोली पावर कहाँ से लेगी, वो तो मोनोपोली में आता है, इसमें आता ही नहीं है। ओनली नॉर्मल प्रॉफिट में हमने देखा था लॉन्ग रन में क्या मिलता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। सो प्रोड्यूसर जस्ट कवर देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देयर इज नो नीड टू स्पेंड money on advertising because there is perfect knowledge and firms can sell, they can produce. In addition, selling unbranded goods make it hard to construct an effective advertising campaigning है। There is maximum possible कंज्यूमर सरप्लस होता है, बेसिकली देयर इज मैक्सिमम अलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। इक्विलिब्रियम विल अकर व्हेन P इज इक्वल टू, जहां पे प्राइस हम कह सकते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के होता है, वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विल अकर एट आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट विच इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जहां एवरेज टोटल कॉस्ट के मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा वहां प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ जाएगी। देयर इज ऑल्सो मैक्सिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो दोनों के लिए ही ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है। और RPSC और UPSC एग्जाम के इकोनॉमिक्स के जहां पर सिलेबस आ रहे हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।